Hey, hello students, welcome to Intelligent Classes and this is राजेश कुमार। स्टूडेंट्स, हम आज अधूरे टॉपिक को फिर से रिपीट करेंगे जो थर्मोडायनेमिक्स को पार्ट 4 तक हमने पढ़ा था। आज पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे क्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंथैल्पी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एंथैल्पी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन थर्मोडायनेमिक्स। इसको बारे में जानते हैं और डिटेल पूरा डेप्थ नॉलेज के साथ हम आज चैप्टर तो ख़त्म नहीं होगा, एंथैल्पी को ख़त्म कर सकते हैं ज़रूर। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ एंथैल्पी? एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी बहुत, तो नाम तो अच्छा है, हाँ नाम तो सुना ही होगा, बहुत अच्छा नेम है। फिर भी इसके बारे में जानने से पहले हम एक जान लेते हैं कि हीट क्या है। मैंने बताया था लेक्चर 2 या 3 में बताया था हीट क्या है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ वन एनर्जी, दिस इज द फॉर्म ऑफ ओनली एनर्जी। इट इज़ मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज U plus PV, बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट इज़ द हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसी प्रेशर कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रेशर कांस्टेंट द चेंज इन हीट इज कॉल्ड एंथैल्पी। ओके, एंथैल्पी ये होगा जो प्रेशर कांस्टेंट के दौरान जो भी हीट चेंज हो रहा होगा, इसको हम एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली हमने बोला है कि इसको H इक्वल टू U plus PV। यू मतलब इंटरनल एनर्जी, PV तो वर्क डन। वाई? क्योंकि मान लो एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि क्यों हमको एग्जैक्टली डिफाइन करना क्यों डिफ़िकल्ट है। ओके, तो एक मान लो एक लड़की को एक लकड़ी को उठा लो, एक लकड़ी सपोज दिस। ओके, इसको हम अगर बर्न करेंगे, इसको हम अगर जालेंगे तो क्या होगा? तो बर्न करने से ये इसमें जो भी बॉन्ड एनर्जी है, कार्बन हाइड्रोजन, दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सेलुलोज। ओके, तो कार्बन हाइड्रोजन में जो बॉन्ड होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी बॉन्ड है उसमें कुछ एनर्जी स्टोरेज है, क्या रहता है? जो पोटेंशियल एनर्जी होता है। जो टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इसमें जो भी टाइप का एनर्जी है उसको हम क्या करेंगे? बर्न करने से ये हीट, लाइट और साउंड में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, जो फर्स्ट लॉ में बोले थे ना हम, फर्स्ट लॉ में एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एग्जैक्टली सिमिलर थिंग हैपेंस हियर। ओके, तो ये जो भी एनर्जी होता है इस फॉर्म में, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे हीट में और लाइट में और एनर्जी में। जो भी कन्वर्ट हो सकता है वो ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ मेजर क्या करना है? चेंज इन हीट। तो हीट को कैसे मेजर करेंगे? एग्जैक्टली हीट को मेजर करने के लिए तो इंस्ट्रूमेंट चाहेंगे, तो ये होता है जो कैलोरीमीटर तो होता है, लेकिन ये अलग बात है। डिफाइन कैसे करेंगे मैथमेटिकली? पहले तो इंस्ट्रूमेंट बना नहीं था, पहले तो मैथमेटिकल टर्म बना था, मैथमेटिकल इक्वेशन बना, उसके बाद हमने मशीन बनाई, हाँ कि नहीं? तो देखो, तो मैथमेटिकली U plus PV का सिग्निफिकेंस ये है, जो सिस्टम में जितना भी एनर्जी है ये सब एनर्जी होता है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल एनर्जी और टोटल वर्क डन। तो देखो, ये इंटरनल एनर्जी ऑल्सो कॉल्ड एज Q plus W अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज़ Q plus W एंड PV। तुम्हें ये भी पता है कि W इक्वल टू व्हाट? माइनस P del V, और हम ये भी बोल सकते हैं PV। तो देखो, H की कंसिडर एंथैल्पी को ही कंसिडर करते हैं। एंथैल्पी इज कॉल्ड हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर जब कांस्टेंट होगा उसी दौरान हम एंथैल्पी बोलेंगे, सही है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट तो चेंज इन एंथैल्पी को बोलते हैं हम डेल H, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को बोलते हैं हम डेल U। और प्रेशर कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली इट विल बी डेल V, राइट। तो अभी इंटरनल एनर्जी को हम लिख सकते हैं Q plus माइनस P del V, क्योंकि वर्क डन होता है ही ऐसा, वर्क डन है क्योंकि वर्क डन इक्वल टू माइनस P del V। ये भी हमने बताया था लास्ट वीडियो में कैसे डिराइव किया था। ठीक है, तो देखो Q प्लस ऑफ माइनस मतलब माइनस P del V प्लस P del V।
तो देखो ये दोनों को क्या हो गया, कैंसिल टू ईच अदर। तो नाउ डेल एच इक्वल टू क्यू। तो जो हमें चाहिए थी वो मिल गया, डेल एच इक्वल टू क्यू। तो ये कैसे हुआ, डायरेक्ट तो हम हीट मेजर नहीं कर सकते, हम इंटरनल एनर्जी को साथ पी वी आर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्यू ही बन के देगा। तो हम अगर इसी रिएक्शन को किसी गैसियस रिएक्शन के साथ कंसिडर करेंगे, रिएक्शन दोज आर अकरिंग थ्रू गैसियस स्टेट, ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इफ दे आर गैसेस, देन क्या होगा, तो देखो देन ये होगा कि हम सिर्फ रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या पता है तुम्हें, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो अगर तुम्हें पता है पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो हम पी वी इक्वल टू एन आर टी यहीं पुट कर सकते हैं ना। तो देखो, तो यू ये हो गया डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी था, लेकिन पहले तो पी डेल वी था, लेकिन हम पहले पुट कर लेते हैं। देखो तो एच इक्वल टू यू प्लस पी वी के बदले हम क्या पुट किए, एन आर टी, राइट। तो एन यहाँ होता है चेंज इन नंबर ऑफ मोल, ओनली ऑफ क्या, गैसेस, ओनली ऑफ गैसेस। तो हम इसको बोलते हैं डेल यू डेल एन जी आर टी। तो देखो डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस, यहाँ देखो नंबर ऑफ मोल तो चेंज होगा ही, क्योंकि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में देखेंगे तो नंबर ऑफ रिएक्शन को, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोल को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और तो ये निकल जाएगी डेल एन जी, और आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और जो टेम्परेचर अप्लाई किया गया दिस इज, तो ये फाइनली अल्टीमेटली ये निकल के आ रहा है जो डेरिवेशन। तो डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। तो दिस इज वन ऑफ द डेरिवेशन फॉर एंथैल्पी फॉर गैसियस रिएक्शंस, एंथैल्पी फॉर सिर्फ गैसियस। अगर किसी रिएक्शन में लिक्विड भी प्रेजेंट है, गैस, उसके साथ कुछ प्रोडक्ट लिक्विड भी हैं, तो लिक्विड को हमको कैलकुलेट में नहीं लेना है, सिर्फ गैसियस स्टेट को, जो भी गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनका क्या चेंज इन मोल को हम कंसिडर करना है। एग्जाम्पल लेंगे तो समझ जाएंगे, राइट। तो देखो मीथेन को हम कंबसन कराएंगे, बर्न कराएंगे तो प्रोड्यूस करता है CO2 प्लस वाटर, उसके साथ कुछ अमाउंट ऑफ हीट, सम अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग प्रोड्यूस, क्योंकि इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल। तो बैलेंस करने से ये हो जाएगा मीथेन प्लस 2O2 गिव्स यू CO2 एंड H2O, उसके साथ अमाउंट ऑफ हीट। तो रिएक्शंस, those reactions produces heat, that is called exothermic। जो रिएक्शंस हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट रिलीज कर रहे हैं, जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, डेली लाइफ में तुमने देखा होगा जो होता है ना क्विक लाइम, जिसे चूना बोलते हैं हम, चूना को हम अगर क्या है जो कलर करने में, नहीं तो जो पान खाने में जो चूना लगता है, ये सब, इसको हम जब प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होती है, वाटर में अगर कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड, उसके वाटर में डालेंगे तो क्या बन जाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तो पहले बनेगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं हम स्लैग डालेंगे। ये जब फॉर्मेशन होती है ना, उसमें बहुत सारा एनर्जी रिलीज होती है, ओके, बहुत सारा एनर्जी रिलीज होती है। तो इस एनर्जी रिलीज होती है मतलब वो गर्म हो जाती है, सिस्टम टोटली क्या होता है, गर्म हो जाती है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और भी एक आसान सा एग्जाम्पल है, तुमने जब डिटर्जेंट, जब सफाई करने से पहले जब डिटर्जेंट डाल रहे होगे पानी में, तो थोड़ा तुम भी फील करते होगे कि सम अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड, ओके। डिटर्जेंट पकड़ के अगर तुम पानी में, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट तुम कर सकते हो, डिटर्जेंट हाथ में लो और थोड़ा पानी डालो, तो ये तो हीट प्रोड्यूस करेगी, थोड़ा सा, ज़्यादा हीट तो प्रोड्यूस नहीं करेगी, लेकिन थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम मान लेते हैं कि द रिएक्शंस व्हिच प्रोड्यूसेस व्हाट अमाउंट ऑफ हीट और रिलीजेस हीट, इट इज़ एक्सोथर्मिक, व्हिच रिलीजेस हीट। और ये भी रिएक्शंस हो सकती है जिसमें एनर्जी क्या होगा, ऑब्जर्व हो सकती है, जिसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, व्हिच ऑब्जर्व्स हीट एनर्जी, ऑब्जर्व्स एनर्जी। तो ऐसा कोई रिएक्शन होगा जो तुमने डेली लाइफ में देखा होगा। हाँ, देखो मैं बोलता हूँ, तुम जब पिपरमेंट वाला चॉकलेट खाते हो, पिपरमेंट वाला मतलब क्लोरोमिंट खा लो, या हैप्पीडेंट, या जैसे मिंटॉस, दिमाग की बत्ती जला दे, ये वाला चॉकलेट, तो इसको खाओगे तो क्या होता है,
माउथ के अंदर जाने से क्या होता है, वो थोड़ा कूल लगता है, पार्टी ठंडा हो जाती है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों एंडोथर्मिक रिएक्शन? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जब पिपरमेंट सैलिवरी अमाइलेज जो हमारे अमाइल एंजाइम होते हैं बॉडी के अंदर, माउथ के अंदर, और वाटर के साथ मिलते हैं तो एनर्जी ऑब्जर्व करता है। जो सिस्टम जो टेम्परेचर होता है ना अंदर, वो टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है क्योंकि एनर्जी ऑब्जर्व कर लेती है। तो एनर्जी अगर ऑब्जर्व हो गया तो मतलब एनर्जी डिक्रीज हो गया तो ठंडा लगेगी ना। तो इसीलिए द रिएक्शन दोज आर अकरिंग एंड बाय ऑब्जर्विंग एनर्जी इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। तो अगर ये एक्सो और एंडो में डेल एच का वैल्यू क्या होगा? डेल एच चेंज इन एंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? देखो, जिसमें एक्सोथर्मिक हो रहा है उसका मतलब है कि इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टर में ज़्यादा एनर्जी है, प्रोडक्ट में कम एनर्जी, और उसके साथ जो रिमेनिंग एनर्जी क्या हो जाता है, हीट की तरह निकल जाता है। तो ऑब्वियसली हम डेल एच को कैलकुलेट कैसे करते हैं? डेल एच इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, देखो जिसमें प्रोडक्ट में ज़्यादा एनर्जी होगा तो पॉजिटिव होता है, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट में एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट में एनर्जी कम, तो कम और ज़्यादा को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें क्या आ जाएगा? तो डेल एच इज इक्वल टू नेगेटिव। एक्सोथर्मिक केस में डेल एच इक्वल टू नेगेटिव। सिमिलरली डेल एच इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि एंडोथर्मिक मतलब प्रोडक्ट में एनर्जी ज़्यादा है। ज़्यादा कैसे है? क्योंकि रिएक्टेंट में एनर्जी कम था ना, इसीलिए बाहर से एनर्जी खींच लाया, सराउंडिंग से एनर्जी खींच लाया, तो ऑब्वियसली एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ गया। तो एनर्जी बढ़ने से प्रोडक्ट का एनर्जी इज मैक्सिमम, प्रोडक्ट में एनर्जी मैक्सिमम और रिएक्टेंट में एनर्जी कम, तो उसका जो सब्सट्रैक्शन और जो डेल एच ये आएगी पॉजिटिव। समझ में आ गया? हाँ, तो अब बात करते हैं एंथैल्पी के क्या प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसको नोट करना है, ठीक है, पॉज करके नोट कर दो। देन कम्स टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? एंथैल्पी। देखो, एंथैल्पी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इन नेचर। ये बताया था ना, एक्सटेंसिव मतलब इट इज डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर, डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर। देखो, हम जो एग्जांपल लिए थे लकड़ी के एग्जांपल्स, हाँ, तो ये एग्जांपल में लकड़ी छोटा था, इसलिए अमाउंट ऑफ हीट चेंज विल बी लेस और लेसर अमाउंट। अगर हम बड़ा सा एक लकड़ी ले लेंगे तो इसमें क्या होगा? ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक। नेक्स्ट कम टू ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर, जो जिसमें अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा होती है, डिपेंड होती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव। और उसकी एक प्रॉपर्टी होता है, इट इज़ स्टेट फंक्शन, इट इज ए स्टेट फंक्शन। डेल एच इज ए स्टेट फंक्शन, मतलब इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल फंक्शन पाथ। पहले से कितना एनर्जी था और रिएक्शन होने के बाद कितना एनर्जी बचा है और रिलीज हुआ है, कुछ भी हुआ है, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन, इन द रिएक्टेंट एंड इन द प्रोडक्ट कितना एनर्जी चेंजेस हो रहा है। तो डेल एच हमने बताया ना, डेल एच इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो ऑब्वियसली इट इज अ स्टेट फंक्शन। उसमें कोई, देखो एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। देखो, assume each reaction is carried out in an open container for which reaction will be del H equal to del E। तो देखो del H equal to del E होना चाहिए, क्या होना? del H equal to del E यह होगा किसी रिएक्शन पर, दिस विल बी सेटिस्फाइड। ये चारों रिएक्शन दिया हुआ है ऑप्शन चारों में, तो किस में ये सेटिस्फाई होगा? del H equal to del E। तो हमें पता है इक्वेशन क्या है, del H equal to डेल ई, मतलब यहाँ हमको पता है डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, राइट। तो डेल यू इज ऑल्सो नोन एज डेल ई। किसी बुक में, किसी एग्जाम के क्वेश्चन में ये डेल ई भी मेंशन होता रहता है, तो डेल ई ऑल्सो नोन एज डेल यू, ओके, ठीक है। तो देखो पहले हम देखते हैं कि ये डेल एन जी आर टी जब जब जीरो हो जाएगी तो डेल एच इक्वल टू डेल जी डेल ई हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसको हमें जीरो करना है। तो जीरो कैसे होगा? आर तो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी भी तो समथिंग वैल्यू होगी। तो अगर डेल एन चेंज इन नंबर ऑफ मोल अगर जीरो हो जाएगा तो ऑब्वियसली दिस टोटल वैल्यू विल बी जीरो, एंड
ये दोनों समान हो जाएंगे। ठीक, तो देखो कौन सी रिएक्शन में डेल एन जी वैल्यू 0 है, तो डेल एन जी मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट पी माइनस आर। तो देखो पहले रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं, उसमें होता है प्रोडक्ट में 2 और यहाँ 1 and 1, तो ऑब्वियसली इट इज़ 2, प्रोडक्ट में होते हैं 2 मोल और यहाँ से 1 1 मिलाकर हो गया क्या 1 + 1, तो हो गए कितने 2 - 2 = 0। तो यहाँ पुट करोगे 0, तो ऑब्वियसली दिस विल बी 0 एंड द आंसर विल बी, पहले तो हमें देख कर पता चल गया है कि डेल एच इक्वल डेल ई, लेकिन फिर से चारों को क्या करेंगे एनालिसिस कर देते हैं। तो देखो सेकेंड रिएक्शन में आते हैं, कार्बन यहाँ दिया हुआ है कार्बन सॉलिड, तो सॉलिड को हम लेंगे नहीं क्योंकि हमें सिर्फ गैस के जो मोल कंसीडर करने चाहिए। ठीक, तो देखो 2H2 एंड कार्बन यहाँ हो गया CO2, तो डेल एन जी कितना होगा, यहाँ हो गया 2 + 1 कुछ नहीं है मतलब 1 होगा। ठीक, तो 2 + 1 3 माइनस ओनली 2 क्योंकि दिस इज नॉट टू बी कंसिडर बिकॉज इट इज सॉलिड इन नेचर। Okay, then come to this reaction, PCl5 gives you PCl3 and Cl2, all are the gases। इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ सॉलिड था, तो देख के डिसीजन लेना है, सिर्फ कोएफिशिएंट देख के बताना जरूरी नहीं, स्टेट दिखना है। ठीक, तो इसमें होगा 1 and 1, तो मिला दोगे 2, तो डेल एन जी बन जाएगी 2 - 1, तो ये भी हो जाएगा 1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ से। तो डी में चलते हैं, ये भी सब गैस होते हैं, तो देखो ये डेल एन जी यहाँ कितना होगा, प्रोडक्ट में है 2 और यहाँ 2 + 1, तो ये हो गया 3, तो यहाँ हो गया -1। तो हमने जो देखा अभी सिर्फ कंडीशन ए, सिर्फ ऑप्शन ए में ही डेल जी आ रहा है 0, तो दैट्स वाई डेल एच इक्वल टू डेल जी। ओके, तो हम पुट करेंगे तो डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस 0 × RT, तो 0 RT तो मतलब ये हो गया 0, तो टोटल ये हो गया 0, तो दिस इज सेटिस्फाइड ओनली इन केस ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक, ओके, देन कम्स टू सेकेंड क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन this reaction given C3H8 gas plus 5O2 gives C3CO2 plus 4H2O, this is liquid। ध्यान से देखना है, गैस 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 एंड लिक्विड, राइट। तो ये पता है, तो हम तो क्वेश्चन क्या दिया है, एट दिस कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो रहा है और डेल एच माइनस डेल ई कितना होगा। ठीक, तो वेरी सिंपल, डेल एच माइनस डेल ई फिर से वही फार्मूला से निकल सकते हैं हम। ओके, देखो को थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन पॉज करके आंसर लिखना है। ठीक, तो देखो यहाँ से फिर से डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, क्योंकि उसमें गैसियस रिएक्शन जुड़े हैं तो इसलिए हमको ये फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो फार्मूला अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो देखो पहले तो हमें डेल एन जी बताना है, क्योंकि डेल एच ये डेल ई दिया है तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं डेल ई में। तो देखो डेल एच माइनस डेल ई ये बन जाएगा इक्वल टू डेल एन जी आर टी। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं किस में होता है क्या। अच्छा रहने दे। तो देखो तो ये हो गया देखो। तो डेल एन जी को ही हमको निकलना चाहिए। तो डेल एन जी क्या होगा, यहाँ देखो ये है कंसिडर अनकंसिडरेबल, ये कंसिडर नहीं होगा क्योंकि लिक्विड है। तो एन वैल्यू कितना है देखो 3, और यहाँ देखो तो डेल एन निकलेगी कि क्या, डेल एन होगा 3 माइनस देखो 3 माइनस यहाँ है 5 + 1, दोनों गैसेस हैं, 5 + 1 हो गया 6, तो यहाँ हो रहा है -3। तो -3 पुट करना है हमें, तो इसमें पुट करना है हमें -3। तो देखो डेल एच माइनस डेल ई इक्वल टू क्या बन गया -380। तो अब सही ऑप्शन क्या होगा -380 जो है डी। तो हो गया, कितना आसान सा सवाल है, बहुत ईजी से हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। an ideal gas expands isothermally from 2 liter to 20 liter at 25 degree centigrade, at 25 degree centigrade. Find the value of change in enthalpy. तो change in enthalpy आंसर अगर देखेंगे तो change in enthalpy मतलब डेल एच
कितना है इसको ही कैलकुलेट करना है। तो डेल एच का जो फॉर्मूला था डेल यू प्लस पी डेल वी, राइट। तो यहाँ से डेल यू वैल्यू नहीं दिया गया है, पी वी का वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हाँ डेल भी वैल्यू है, नो डाउट प्रेशर का वैल्यू हम कंसिडर कर सकते हैं कि 1 atm, और डेल भी का वैल्यू है। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, क्या है, आइडियल गैस एक्सपांड्स आइसोथर्मली। पहले तो ये आइडियल गैस होता है, और तुम्हें बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि आइडियल गैसेस गैस का जो आइडियल गैसेस इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली अपॉन व्हाट, टेम्परेचर। तो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं कौन, आइडियल गैसेस का इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ क्या है कि आइसोथर्मल कंडीशन है, तो आइसोथर्मल कंडीशन मतलब चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू 0। तो कंडीशन टेम्परेचर पे चेंज नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर 0 हो रहा है मतलब इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, 0 होगा, किसका, आइडियल गैसेस का। तो देखो, तो डेल यू यहाँ बन गया 0 फॉर आइसोथर्मल कंडीशन एंड आइडियल गैस, द इंटरनल एनर्जी विल बी 0। देन कम्स टू पी डेल वी। तो वर्क डन क्या होगा, सेम क्वेश्चन, अगर आइसोथर्मल कंडीशन है तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ऑब्वियसली जो प्रेशर एंड वॉल्यूम को वर्क डन, पी वी वर्क डन क्या होगा, यू नो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, राइट। और अगर ये सच हो गया तो देखो दिस इज अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तुम्हें गैसीय स्टेट में पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, दिस बॉयल्स लॉ के हिसाब से P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो हम अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो डेल एच इक्वल टू 0 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, ओके। तो क्या हो जाएगा टोटल, ये दोनों एक समान हो गया तो ये इसका रिजल्ट क्या होगा, 0। तो डेल एच यहाँ बनता है 0, तो एंथैल्पी का कुछ भी वर्क नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 0। तो फॉर एनी टाइप ऑफ आइडियल गैस एक्सपांड्स आइसोथर्मली मतलब उसका डेल एच भी हो गया 0। तो समझ में आ गया, क्वेश्चन कंफ्यूज करने में क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, लेकिन तुमको बीट बाय बीट पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो, इट इज़ रिलेटेड टू एंथैल्पी चेंज, ओके। तो हम एक बात करते हैं, इस एक्चुअली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या। देखो, मैंने एक सब्सटेंस बनाया है, देखो ये वाला एक मान लो दिस इज वन ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी चीज़ को हमें क्या करना है, हीट कराना है, क्या करना है, हीट कराना है, कितने डिग्री तक, बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड को बढ़ाने के लिए घटा भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 यूनिट मास, एक यूनिट मास मान लो, यूनिट मास, एक यूनिट मास के सब्सटेंस तुम ले लियो, सपोज दिस इज 1 ग्राम सब्सटेंस। 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पड़ेगी, द अमाउंट ऑफ हीट, जितने भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं Q, ओके। तो जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पड़ेगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, कितने अमाउंट को, 1 ग्राम अमाउंट को, कि 1 यूनिट मास के लिए हम बोल सकते हैं 1 ग्राम हो सकता है, 1 kg भी हो सकता है, 1 मिलीग्राम भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी लेंगे यूनिट मास लेंगे, एक यूनिट मास को 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जितने भी हीट रिक्वायर्ड होंगे इसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आ रहा है, 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करने के लिए जितने भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा इसको बोलते हैं हम हीट कैपेसिटी, राइट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो समझ में आएगी, ओके। तो इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बोलते हैं C, कैपिटल C, ओके। तो दिस इज अमाउंट ऑफ हीट required to generate or to improve by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना चेंज करना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करना है ऑफ 1 यूनिट मास। एक यूनिट मास को 1 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करने के लिए जितने हीट चाहिए, तो दिस इज C इज इक्वल टू Q बाई MT। डेल T मतलब तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री, ओके। अगर हम 2 डिग्री चेंज करेंगे, 3 डिग्री चेंज करेंगे तो इसलिए डेल T है ना, तो ये होता है
इट इज मैथमेटिकल फॉर्म फॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो देखो हम अगर डिफरेंट कंडीशन में ये कंसिडर करेंगे, डिफरेंट कंडीशन मतलब आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक प्रोसेस। तो देखो हम अगर आइसोथर्मल कंडीशन कंसिडर करते हैं, आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल में चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, डेल टी होगा 0। अगर चेंज इन टेम्परेचर नहीं हो रहा है तो इसका हीट कैपेसिटी कितनी होगी, देखो यहाँ पुट कर दो तुम 0, तो किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी क्या यूनिट में 0 पुट करें तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा 0। तो समथिंग बाई 0 इक्वल टू व्हाट, इन्फिनिटी। सो नाउ इन दिस कंडीशन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, एंट्रेंस में, किसी तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। तो डेल टी अगर आइसोथर्मल कंडीशन में हीट कैपेसिटी इक्वल टू इनफाइनाइट। इन एडियाबैटिक कंडीशन क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में फिर से देखो हीट इक्वल टू एक्स, डेल क्यू बोल सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू चेंज इक्वल टू 0। कुछ भी हीट चेंज नहीं होगा, अगर हीट चेंज नहीं होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने में कुछ भी नहीं होगा। तो Q अगर 0 हो गया तो यहाँ पुट कर दिया हमने डेल टी, देखो Q 0 और m बाई डेल टी कुछ भी नहीं होगा, तो 0/0 समथिंग इज ऑब्वियसली 0 हो गया। तो ये एडियाबैटिक कंडीशन के लिए क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी 0, और आइसोथर्मल के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी इनफाइनाइट। ओके, देन कम टू व्हाट, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब इसमें क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम विल बी 0 और कुछ भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो डेल V मतलब V2 माइनस V1, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम देखो ये हो जाएगी Q/m डेल टी। इसी तरह हम अगर आइसोकोरिक को छोड़कर हम आइसोबैरिक भी लेंगे, आइसोबैरिक कंडीशन के लिए, तो भी ये बन जाएगा Cp, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर हम स्पेसिफिक हीट कैलकुलेशन करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो लाइक Q/mt। तो हम अगर स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करते हैं तो ये तो हो गया Cp का वैल्यू। तो देखो सेम थिंग हम अगर क्या बोलते हैं, यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और यहाँ होगा मोलार हीट कैपेसिटी। अगर हम चेंज कर देंगे मोलार हीट कैपेसिटी, एक्चुअली ये मोलार हीट कैपेसिटी क्या होगा, सिंपल सेम जैसे था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस को हीट करने के लिए, 1 यूनिट मास को हीट करने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड जितने एनर्जी ज़रूरत थी, इसको हम बोलते थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिमिलरली 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को, अगर यूनिट मोल ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट ज़रूरत होगा उसको हम बोल देंगे मोलर हीट कैपेसिटी। तो यहाँ से हम ये एम क्यू तो है हीट और डेल टी तो ठीक ठाक है, तो यहाँ पुट कर सकते हैं हम एन। तो एन ही हो गया हम नंबर ऑफ मोल, तो एन हो गया यहाँ नंबर ऑफ मोल। तो देखो सेम थिंग, नथिंग चेंजेस, सी इक्वल टू Q/n डेल टी, बस हो गया। तो देखो सिमिलर फैशन में हम अगर क्या करेंगे, बाकी आइसोथर्मल के लिए तो जो था, आइडियाबैटिक के लिए जो कंडीशन वो तो सेम है, लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस से हम एक जनरलाइजेशन निकाल सकते हैं। देखो Cv इक्वल टू Qm डेल टी, जहाँ इसको हम बोलते हैं अभी n डेल टी। ओके, क्योंकि ये हो गया चेंज इन हीट फॉर मोलर हीट कैपेसिटी। तो Cv इक्वल टू Q/nt। तो Q हम अगर देखेंगे तो देखो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए बहुत ध्यान से देखना, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो डेल V इक्वल टू 0। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो इसी कंडीशन पर हीट को हम मानते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या मानते हैं, इंटरनल एनर्जी। दिस इज Q, वी कैन पुट इट एज U/n डेल टी। U मतलब इंटरनल एनर्जी, हीट कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। जैसे कि हमने आइसोबैरिक प्रोसेस में कहा था एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हीट चेंज इज कॉल्ड एंथैल्पी। तो सिमिलरली हम यहाँ पुट कर सकते हैं Cp इज इक्वल टू डेल H, चेंज ऑफ हीट, और हम इसको बोल सकते हैं H एंथैल्पी। तो चेंज ऑफ हीट होगा तो देखो Cp इज इक्वल टू H/n डेल टी।
तो ये निकलता है। तो यहाँ भी और एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन निकल सकती है। देखो Cp इक्वल डेल एच बाई डेल एन टी था, तो डेल एच क्या हो गया, एंथैल्पी चेंज इक्वल टू एन सी पी डेल टी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन भी आता रहता है, छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, लेकिन हम फाइंड आउट कर नहीं पाते स्पेसिफिक हीट से कैसे हम निकालेंगे सर एंथैल्पी। बहुत सिंपल फार्मूला है, निकल सकता है। हाँ, तो देखो सी भी डेल यू बाई डेल एम टी, तो ऑब्वियसली तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू कैन बी एन सी बी डेल टी। तो ये भी एक फार्मूला हो गया, दोनों फार्मूला को याद रखना है, ठीक है। तो आगे वाले एक इन जनरलाइजेशन बना देंगे। तो ठीक है, अगर ये हो गया डेल एच माइनस डेल यू, हाँ, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ हो तो डेल एच इक्वल टू क्या होता, डेल यू प्लस पी डेल भी था, राइट। डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल भी था, तो डेल यू को डेल यू रखते हैं और यहाँ पी भी को एन आर टी पुट कर देते हैं, तो एन आर डेल टी पुट करते हैं, क्योंकि पी भी होता है एन आर टी फॉर आइडियल गैस कंडीशन। ऑब्वियसली पी डेल भी इक्वल टू एन आर तो कांस्टेंट है, तो एन आर डेल टी हो जाएगा। तो देखो हम अगर डेल एच के कंडीशन में सी पी पुट करेंगे और डेल यू में सी बी पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो तो सी पी ये हो गया, डेल एच के वैल्यू था एन सी पी डेल टी, एन सी पी डेल टी इक्वल टू एन सी भी डेल टी, एन सी भी डेल टी, ये बनता है क्या, प्लस डेल एन आर डेल ए हो गया, ए एन आर डेल टी, राइट। तो देखो तो अभी ये निकल के आ रहा है, बहुत शानदार सा टॉपिक निकल के आ रहा है। देखो ये एन एन कट जाएगा, कॉमन लेके सी पी डेल टी सब हो जाएंगे। देखो सी पी इक्वल टू एन सी भी, यहाँ कॉमन ले जाता हूँ, सी भी नहीं एन डेल टी कॉमन लिया, सी भी माइनस आर हो गया, सी भी माइनस आर, तो बहुत आसान सा है। तो सी पी नाउ यहाँ होता है, यहाँ डिफॉल्ट हो जाएगा एन डेल टी, क्योंकि यहाँ एन डेल टी था और मैंने सी पी निकाल लिया, तो एन डेल टी यहाँ डिवाइड हो गया। तो देखो ये कट गई, तो सी पी इज इक्वल टू सी पी माइनस आर, तो ये भी हम लिख सकते हैं सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिलेशन भी एक बहुत अच्छा रिलेशन है, सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर। ओके, तो इसे हम एक प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को देखो, एक बढ़िया क्वेश्चन है। फॉर O2 मॉलिक्यूल Cp माइनस सी बी इक्वल टू हाउ मच, ऑप्शन दिया हुआ है, और ये JEE का क्वेश्चन भी है, बहुत आसानी से हो सकता है। देखो ये भी किसी भी MSc एंट्रेंस से भी आ सकता है, क्योंकि इट्स वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। फॉर O2 मॉलिक्यूल Cp माइनस सी बी विल बी हाउ मच। देखो Cp माइनस सी बी हमको ये पता है कि Cp माइनस सी बी इक्वल टू आर, ये तो हमने अभी डिराइव कर दिया। लेकिन O2, अगर O2 किसी पर्टिकुलर मास ऑफ मॉलिक्यूल दिया होगा तो हम ये भी लिख सकते हैं एम सी पी माइनस एम सी वी इक्वल टू आर, ये लिख सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूल सिमिलर मॉलिक्यूल है Cp के लिए और Cb के लिए भी, तो हम एम मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, तो एम हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 कितना होगा 32। ओके, तो एम है मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास है 16 प्लस 16, O2 का 32। तो देखो हम पुट करेंगे 32, कॉमन ले जाते हैं, Cp माइनस सी बी इक्वल टू आर, तो Cp माइनस सी बी बन गया कितना, R बाई 32, तो हो गया आंसर। तो ये है राइट आंसर, ठीक है। तो दिस वाज द एंड ऑफ दिस टॉपिक, दिस वीडियो, एंड आई होप यू मस्ट हैव फील बोर्ड और एंजॉय, आई डोंट नो, फिर भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सबने एंजॉय किया होगा। तो देखो, तो इसी क्लास में हमको इतना फॉर्मूला मिल गया। देखो तो पहले तो हमें डेल एच मिल गया, डेल यू प्लस पी डेल वी, और उसके साथ और भी ये मिला कि डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले से हैं, बहुत बार क्वेश्चन भी आता है। और उसके बाद आता है डेल एच इक्वल टू एन सी पी डेल टी, जो कि स्पेसिफिक हीट और एंथैल्पी के बारे में बताती है, और ये रिलेशन भी है, ठीक है। और डेल यू इक्वल टू एन सी बी डेल टी, क्योंकि ये प्रेशर कांस्टेंट था तो ये हो गया डेल एच, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये हो गया डेल यू, इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है। तो लेकिन ये इनमें जो कॉमन होता है ये होता है क्या, चेंज इन हीट।
ओके, तो हीट कैपेसिटी कैन बी इक्वल टू n इंटू नंबर ऑफ मोल इंटू हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू डेल टी। तो क्यू बी इज इक्वल टू एन सी पी डेल टी। किसी भी कॉमन क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कम टू सी पी इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल टी। मैंने बताया सी पी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट बाई डेल टी। और ये भी हम क्या कर सकते हैं, एन भी बोल सकते हैं। अगर हम 1 मोल के लिए लेंगे तो डेल एच बाई डेल टी, अगर n नंबर ऑफ मोल के लिए लेंगे तो n सी डेल टी सी बी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी बाई एन डेल टी। और ये भी एक इम्पोर्टेंट निकाला कि डेल सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर। ओके, तो दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ दिस क्लास नाउ। So this was the last and I hope you must have learned some better depth knowledge of this topic। मैं आशा करता हूँ कि आप सब जितने भी बोर्ड प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को ये अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एंथैल्पी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम के लिए। आगे वाले टॉपिक में हम कवर करेंगे जो भी एंट्रोपी होगी, फ्री एनर्जी होगी, जो रिलेटेड सब टॉपिक को हम ज़रूर कवर करेंगे। तो आई शुड एक्सपेक्ट वन थिंग फ्रॉम यू, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।